हेलो टू ऑल। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड जीके ट्रिक्स में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, चालकोलिथिक एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले भी हमने हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक किया था जो था स्टोन एज के बारे में। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टोन एज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और उनको याद करने की ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई थी। और हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, कैसे वो डेवलप हुआ, जो भी इम्पोर्टेंट नेम्स थे आर्कियोलॉजी से रिलेटेड वो भी मैंने आप लोगों को बताए थे। प्लस मैंने आपको याद करने की ट्रिक्स भी उसमें बताई थी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं चालकोलिथिक एज। जो चालकोलिथिक वर्ड है उसका मीनिंग होता है, जो बेसिकली चालको वर्ड है ना, चालको, उसका मीनिंग होता है कॉपर। ठीक है, चालको वर्ड का मीनिंग होता है कॉपर। और जो ये लिथिक है इसका मीनिंग तो आप लोगों को पता ही है, होता है स्टोन। तो इसका जो पूरा मतलब हुआ वो है कॉपर स्टोन एज। तो चालकोलिथिक एज किससे रिलेटेड है? कॉपर से। कॉपर ऐसा फर्स्ट मटेरियल था जो ह्यूमंस ने डिस्कवर किया था। ठीक है, कॉपर वॉज अ फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि जो चालकोलिथिक एज का, डैट इज कॉपर स्टोन एज का, या फिर कॉपर एज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमंस थे वो कॉपर टूल्स का यूज़ करते थे, इस वजह से इसे हम चालकोलिथिक एज बोल रहे हैं, कॉपर एज बोल रहे हैं। तो जो कॉपर एज थी उसका टाइम पीरियड आप नोट कीजिए, 3,500 से 1500 बीसी तक। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बीसी का कंसेप्ट बताया था कि बीसी क्या डिनोट करता है। वो डिनोट करता है बिफोर क्राइस्ट, दैट इज जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के जितने भी साल हैं उन्हें हम बीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कॉपर एज का जो टाइम पीरियड है वो है 3,500 से 1500 बीसी। ये जो कॉपर एज का टाइम पीरियड है ये ऑलमोस्ट कॉन्साइड करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम एज के। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि चालकोलिथिक एज में जो टूल्स यूज होते थे वो कॉपर के होते थे। और आगे हम इसी लेक्चर में देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी टूल्स यूज होते थे वो ब्रॉन्ज के होते थे। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट साइट्स है चालकोलिथिक एज से रिलेटेड वो देख लेते हैं। चालकोलिथिक एज में जो साइट्स हैं ना, जो लोग कॉपर का यूज़ करते थे या कॉपर एज में वहाँ पे लोग रहते थे, वो मिडल ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट डे इंडिया है ना, वैसे पहले जब उस समय का भारत हुआ करता था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसमें पाकिस्तान तक का एरिया भी आता था। ठीक है, बट अभी जो प्रेजेंट डे इंडिया है जिसमें पाकिस्तान नहीं है उसके जो भी नॉर्थ, ठीक है, मतलब राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान से लेकर नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है वहाँ से लेकर और साउथ में महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ था चालकोलिथिक एज, डेट इज कॉपर एज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा कॉपर एज से रिलेटेड आहड़ गिलुंद कल्चर। ठीक है, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। जो अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जगह के बारे में बताने, या फिर वहाँ के लोग क्या करते थे और कैसे रहते थे और क्यों उन लोगों ने वो लोकेशन चुनी। आप लोग ये नोटिस करेंगे कि जो कॉपर है वो राजस्थान में खेतड़ी में पाया जाता है। ठीक है, झुंझुनू में एक जगह है खेतड़ी, राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे कॉपर जो है, वहाँ पे कॉपर की माइंस हैं। तो जहाँ पे कॉपर अवेलेबल होगा वहीं पे तो लोग रहेंगे कॉपर एज के। ठीक है, सिंपल सी बात है, लॉजिक की बात है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जोग्राफिकल लोकेशन कितनी ज़्यादा मायने रखती है किसी भी जगह की वहाँ के लोगों के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि राजस्थान में कॉपर पाया जाता है खेतड़ी में, खेतड़ी की माइंस है, इस वजह से साउथ ईस्टर्न राजस्थान में हमें जो चालकोलिथिक एज से रिलेटेड कल्चर है, डेट इज आहड़ गिलुंद कल्चर और गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, वो देखने को मिला। आप लोग ये देख रहे होंगे कि कल्चर जो वर्ड है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, कल्चर का इसमें सिग्निफिकेंस ये है कि जो फर्स्ट साइट कॉपर एज से रिलेटेड जहाँ भी मिली, ठीक है, उसी साइट से उसका नाम पड़ गया है। भले ही उस जगह, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आहड़ कल्चर सबसे पहले मिला, ठीक है, तो उस जगह को आहड़ गिलुंद कल्चर के नाम से जाना जाएगा। बाद में भले ही उसमें और भी साइट्स मिलती रहे। ठीक है,
तो आर्कियोलॉजी जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, वो यही बोलते हैं कि जो भी पहली साइट पाई जाती है जिस भी जगह में, उस अकॉर्डिंग उसका नॉमेनक्लेचर होता है या फिर उस अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है। तो आहट कल्चर राजस्थान में, जोधपुर गणेश्वर जोधपुरा कल्चर भी राजस्थान में पाया गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की। राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश में फैली हुई थी। ठीक है, कयाथा मालवा कल्चर। कयाथा बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में, और मालवा भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मालवा में हमें जो है कॉपर की माइंस देखने को मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश में कयाथा मालवा कल्चर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, महाराष्ट्र में जौरवे कल्चर था। ठीक है, महाराष्ट्र में जौरवे कल्चर था। महाराष्ट्र से रिलेटेड आप लोग याद रखना कि दईमाबाद नाम से एक साइट है यहाँ पे, दईमाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट साइट है। ठीक है, जो महाराष्ट्र में है, दईमाबाद। महाराष्ट्र में जौरवे कल्चर इसलिए बोला गया क्योंकि फर्स्ट साइट जो मिली थी कॉपर एज से रिलेटेड वो जौरवे मिली थी, तो इसका नाम रख दिया जौरवे कल्चर। बट दईमाबाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पे। अच्छा, कुछ हम साइट्स देख लेते हैं जो महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, मतलब जौरवे कल्चर में आती हैं। वो साइट्स हैं, मैंने आपको दईमाबाद बताई है, एक दईमाबाद, एक है नासिक, ठीक है, एक है इनामगांव, एक है नवदातोली, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जौरवे कल्चर से रिलेटेड, मतलब जो महाराष्ट्र में पाया गया। इनको आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट है ये नाम। ठीक है, दईमाबाद, नासिक, इनामगांव और नवदातोली। इनको याद करने की ट्रिक कैसे करेंगे? तो याद आप ऐसे रख सकते हैं। एक साइट और इंपॉर्टेंट है, चंदोली। मैं आपको यहीं पे इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। आपने दाइमा तो सुनी होंगी, जो पहले के ज़माने में नर्स होती थी। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे कि दाइमा ने चांद के नीचे, चंदोली है, दाइमा ने चांद के नीचे बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, और वो काम कहाँ किया? नासिक में किया। इस वजह से दाइमा को इनाम दिया वहाँ के लोगों ने। ठीक है, और वो नाव में बैठ के वापस चली गई। ठीक है, वापस से देख लेंगे ट्रिक। ट्रिक क्या हुई कि दाइमा ने चांद के नीचे नासिक में बहुत अच्छा काम किया, वहाँ के लोगों ने उन्हें इनाम दिया और वो नाव में बैठ के वापस चली गई। तो कौन कौन सी साइट हो गई जौरवे कल्चर से रिलेटेड जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है? दईमाबाद, नासिक, इनामगांव, नवदातोली और चंदोली। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कॉपर एज से रिलेटेड, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। वैसे आगे आएगा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूंगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग थे वो ट्रेड करते थे, वो ट्रेड करते थे चालकोलिथिक एज वालों से। ठीक है, ट्रेड करते थे कॉपर एज वाले लोगों के साथ। क्यों ट्रेड करते थे? क्योंकि ये जो चालकोलिथिक एज थी वो तो कॉपर सिविलाइजेशन थी। ठीक है, यहाँ पे जो टूल्स होते थे वो कॉपर के बने होते थे। बट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। वहाँ पे लोग ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। और ब्रॉन्ज किसका अलॉय होता है? ब्रॉन्ज अलॉय होता है कॉपर और टिन का। ठीक है, तो टिन तो ये लेते थे अफगानिस्तान साइड से, और कॉपर ये लेते थे यहाँ से, दैट इज इन जगह से, है ना। तो ये ट्रेड करते थे हड़प्पा वाले किन के साथ? चालकोलिथिक एज वालों के साथ। टाइम पीरियड इसका आप याद रखना 3500 से 1500 BC, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ही हमें पढ़ना है चालकोलिथिक एज से रिलेटेड, जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। अगेन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो दूसरा नाम है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है। पर हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया कि जो फर्स्ट साइट, जहां भी जिस भी सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट जो पाई जाती है उसी हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। तो पहली साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई वो हड़प्पा थी। इस वजह से इस सिविलाइजेशन का नाम हमने रख दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं?
क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी ये इंडस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड थी। मोस्टली जितनी भी साइट्स पाई गई हैं यहाँ की हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो इंडस वैली, इंडस रिवर के अराउंड आसपास पाई गई हैं। इस वजह से इसका नाम हमने रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड। अब इसके हम टाइम पीरियड्स देख लेते हैं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो हम उसका बेसिक या रफ टाइम पीरियड मानते हैं, वो मानते हैं 2500 से 1750 बीसी। ठीक है, 2500 से 1750 बीसी हम रफली मानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ इसी टाइम पीरियड तक सीमित नहीं थी। हड़प्पा को हम 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को। उसे हम नाम देंगे प्री हड़प्पा, एक है हड़प्पा या मैच्योर हड़प्पा, और एक है लेटर हड़प्पा। ठीक है, जो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं 3000 से लेकर 2600 बीसी। जो हड़प्पा या मैच्योर हड़प्पा का टाइम ले सकते हैं वो हम ले सकते हैं 2600 से लेकर 1900 बीसी। और जो लेटर हड़प्पा का टाइम पीरियड है वो हम ले सकते हैं 1900 से 1600 बीसी। तो आप इन टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि ये कोइंसाइड कर रहा है चालकुलिथिक एज के टाइम पीरियड से। हमें जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है हड़प्पा, दैट इज मैच्योर हड़प्पा, जो कि है 2600 से लेके 1900 बीसी। ये टाइम पीरियड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड हम आगे साइट्स देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम चीजें इसमें देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बता देता हूं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी, कैसे लोग रहते थे, सबसे पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग थी, ठीक है, वो थी कि सबसे पहली बात तो ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, शहरीकरण था यहाँ पे, है ना, रूरल सिविलाइजेशन नहीं थी, विलेज कल्चर नहीं था, अर्बन सिविलाइजेशन थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनका जो ड्रेनेज पैटर्न था, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न था वो बहुत एडवांस था, बहुत एडवांस था। हर एक घर में हड़प्पा के, मोहनजोदाड़ो के, ठीक है, आगे हम देखेंगे, मोहनजोदाड़ो नाम से एक इंपॉर्टेंट साइट है, वहां पे हमें हर एक घर में पर्सनल बाथरूम मिलता था। ठीक है, पर्सनल बाथरूम था। ठीक है, वहाँ पे प्राइवेसी की बहुत अच्छी सुविधा थी, क्योंकि वहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो भी फ्लोर था उसमें खिड़कियाँ नहीं हुआ करती थी, ताकि प्राइवेसी बनी रहे। पर्सनल बाथरूम था। और मोहनजोदाड़ो में हमने ये देखा है कि कुछ घरों में पर्सनल वेल्स हुआ करते थे, पर्सनल कुएं हुआ करते थे लोगों के पास। ठीक है, पर्सनल वेल्स हुआ करते थे। तो इतनी एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन थी वो उस समय की। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये देख लेते हैं कि यहां पे ग्रिड पैटर्न देखने को मिला है। ग्रिड पैटर्न, जो शहर बसा हुआ था ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो ग्रिड पैटर्न के हिसाब से बसा हुआ था। मोहनजोदाड़ो में आप देख सकते हैं ये ग्रिड पैटर्न ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रोड्स जो होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं। जितनी भी रोड्स होती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो रोड्स थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी, दैट इज ग्रिड पैटर्न बनाती थी। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे घर है कोई, ठीक है, तो यहाँ से रोड जा रही है, अब ये आप देख सकते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है। ड्रेनेज पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है कितना एडवांस था। ठीक है, एक चीज़ आप लोग ये देखिएगा कि यहाँ पे बीच बीच में पिट्स भी बने होते थे। पिट्स बने होते थे कि भाई जैसे कोई घर है, ठीक है, वहाँ का एक ड्रेनेज पैटर्न है, वहाँ से जो भी वेस्ट होता था वो आगे चले जाता था, वहाँ पे पिट्स बने होते थे, उन पिट्स में वो इकट्ठा होता था और बाद में उसे निकाल लिया जाता था। ठीक है, तो इतना आप देख सकते हैं एडवांस पैटर्न था। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रिड पैटर्न था और रोड्स 90 डिग्री पे कट करती थी एक दूसरे को। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि जो शहर था, जैसे फॉर एग्जांपल मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो साइट थी, वहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे कि 2 पार्ट्स में जो है सिटी डिवाइडेड थी। एक तो था अपर पार्ट, ठीक है, एक था लोअर पार्ट। अपर पार्ट को हम बोलते थे सिटाडेल या फिर एक्रोपोलिस। ठीक है, ये जो अपर पार्ट था ना, ये आप ये कह सकते हैं कि जितने भी
शहर के वीआईपी थे ना, जो अमीर मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट थे, वो इस सिटाडेल में, एक्रोपोलिस में रहते थे। और लोअर पार्ट, जिसे कोई भी नाम नहीं देता था, हम यहाँ पे जो है नॉर्मल पीपल, ठीक है, जो आम जनता थी, वो रहता था। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था हड़प्पन सिविलाइजेशन में शहर। एक तो था अपर पार्ट, दैट इज सिटाडेल, जो स्मॉल हुआ करता था, छोटा हुआ करता था, जहाँ पे जो वीआईपी लोग थे वो रहते थे। और एक था लोअर पार्ट, जहाँ पे आम जनता रहती थी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दोनों, जैसे ये था, ये भी वॉल्ड हुआ करता था, मतलब बाउंड्री बनी होती थी वॉल की, और ये लोअर पार्ट भी वॉल हुआ करता था। ठीक है, इसका तो कारण मैंने आपको बता दिया कि वो लोग एक अपर पार्ट पे रहते थे, तो इनसे थोड़ा सा अलग रहते थे। लोअर पार्ट इसलिए वॉल हुआ करता था क्योंकि इंडस जो रिवर है वो जस्ट पास से ही गुजरती थी, तो इंडस रिवर के बैंक्स पे ही है मोहनजोदारो, है ना, था मतलब। तो वहाँ अगर बाय चांस बाढ़ आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो ये फोर्टिफिकेशन करके रखते थे, यहाँ पे वॉल्स वगैरह होती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका जो एक्सटेंशन था ना, वो कहाँ से कहाँ तक था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन था अफगानिस्तान से उत्तर प्रदेश तक। ठीक है, चालकुलिथिक एज में हमने देखा कि बहुत सीमित जगह, जहाँ जहाँ पे कॉपर मिला जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, वहीं वहीं उसकी साइट्स मिली, वहीं वहीं उसके कल्चर मिले। ठीक है, लेकिन लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो आज का जो प्रेजेंट है हम देखें वर्ल्ड, तो उसमें पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी एरियाज़ है वहाँ पे काफ़ी सारी साइट्स मिली हैं। जितनी मेजॉरिटी साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली हैं, वो पाकिस्तान साइड ज़्यादा थी। लेकिन लेकिन आज का जो प्रेजेंट इंडिया है वो वहाँ के उत्तर प्रदेश तक भी ये फैली हुई थी। ठीक है, तो पंजाब पाकिस्तान जो आप देखते हैं ना, आज का जो पाकिस्तान का जो पंजाब है प्रेजेंट है, वहाँ पे हमें बहुत सारी साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स देखने को मिली हैं। अब नॉर्थ और साउथ वेस्ट एक्सटेंशन देख लेते हैं हम इनका। नॉर्थ मोस्ट जो साइट हमें मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है मांडा, जो कि है कश्मीर में। ठीक है, मांडा कश्मीर में हमें नदर्न मोस्ट साइट देखने को मिली है। ठीक है, जैसे हम इसे ऐसे कर सकते हैं क्लासीफाई। ठीक है, ये मांडा कश्मीर, ये नदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, सदर्न मोस्ट साइट जो है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिली हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न मोस्ट जो साइट हमें देखने को मिली थी, वो आलमगीरपुर यूपी लिखी थी। ये ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा, बट आप लोग थोड़ा सा याद इसमें देख लेना कि जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है ना, ईस्टर्न मोस्ट साइट वो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। और जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है ना, ये वेस्टर्न मोस्ट, वो सुत का गैंडोर। ठीक है, क्या? सुत का गैंडोर। ठीक है, ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान, अगेन जो प्रेजेंट है पाकिस्तान है, वहाँ पे। उस टाइम तो अखंड भारत हुआ करता था। ठीक है, तो उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे बोलते हैं, तो उस टाइम तो ये उसी का ही पार्ट था, इंडिया का ही। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि पाकिस्तान जो प्रेजेंट है पाकिस्तान है, वहाँ पे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं देखने को मिली है। तो उसमें जो ईस्टर्न मोस्ट है वो सुत का गैंडोर है, जो प्रेजेंट है सिंध पाकिस्तान में है। वेस्टर्न मोस्ट जो है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, नदर्न मोस्ट मांडा कश्मीर। ठीक है, और सदर्न मोस्ट है दैमाबाद महाराष्ट्र। टाउन प्लानिंग वगैरह मैंने आपको बताई दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको टाउन प्लानिंग बताई दी कि अपर टाउन हुआ करता था, एक लोअर टाउन हुआ करता था, जिसे हम सिटाडेल, अपर टाउन को सिटाडेल या एक्रोपोलिस के नाम से जानते थे। ठीक है, ड्रेनेज मैंने आपको बता ही दिया, कितना एडवांस ड्रेनेज पैटर्न था इन लोगों का। हर एक घर में पर्सनल बाथरूम हुआ करते थे, ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था जो बाहर हर एक घर से जुड़ा हुआ रहता था, और वो वेस्ट एक पिट में चला जाता था, तो वो पिट में सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो जाता था। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखना आप कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने लग गए थे ये लोग, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी एनिमल्स के बारे में पता चल गया था। और एक दो जो एनिमल्स थे जो एग्रीकल्चर में बहुत काम आए थे इन लोगों के, वो थे बुल और ऑक्सिन। ठीक है, ये ऑक्सिन था, ये एक इम्पोर्टेंट एनिमल था, क्योंकि ये हल जोतने के काम आता था। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा प्लो करना। ठीक है, प्लो का मतलब हल होता है।
तो खेत जो जोतते हैं ना, तो खेत जोतते वक्त ऑक्सिन को एनिमल को यूज़ किया जाता था। बुल जो था यहाँ पे, वो कुछ सील्स प्राप्त हुई हैं कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। उन सील्स में, जो कि स्टेटाइट, मैं आपको बताऊंगा अभी, स्टेटाइट एक मटेरियल होता है, ठीक है, एक स्टोन होता है, बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है, उसकी सील्स बनी होती थी। तो उन सील्स में ये जो बुल है ना, वो पाया गया है, ठीक है। उन सील्स में बुल उन सील्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट एनिमल हुआ करता था उस टाइम का बुल। बुल, ये हम्प्ड बुल, जो हम्प निकला होता है ना पीछे से, उसका वो वाला बुल, ठीक है। तो बुल एक इंपॉर्टेंट एनिमल था क्योंकि ये सील्स में मिला है हमें स्टेटाइट की। ऑक्सिन हमें खेत जो है एग्रीकल्चर में ऑक्सिन को यूज़ करते थे। फिर हमें डियर मिले हैं, ठीक है। हमें एलिफेंट मिले हैं, बफलो मिली है, और ठीक है, बुल है, ऑक्सिन है, एलिफेंट है, ठीक है, डियर, टाइगर, हमें टाइगर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। टाइगर, बफलो, ठीक है, बोर जो जंगली सुअर जिसे बोलते हैं वो मिला है, ठीक है, उसकी हड्डियां देखने को मिली हैं। फिश की हड्डियां देखने को मिली हैं। तो ऐसे कई हमें एग्रीकल्चर में एनिमल्स के साक्ष्य बहुत प्राप्त हुए हैं। टाइगर के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लायन, याद रखना, लायन यहाँ पे जो शेर है वो हमें देखने को नहीं मिला है। फर्क पता है ना आप लोगों को टाइगर और लायन में? टाइगर बाघ होता है, ठीक है, जो बंगाल टाइगर है वो टाइगर बाघ होता है। लायन जो अफ्रीकन लायन, आपने देखा बब्बर शेर जो जू में, जिसके दाढ़ी वाड़ी बाल बड़े बड़े, वो लायन होता है, ठीक है। तो वो नहीं मिला है, टाइगर मिला है, ठीक है। एग्रीकल्चर, एक और चीज़ हमें देखने को मिली है। अभी तो हमने देखा एनिमल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड देख लेते हैं कि एक साइट हमें मिली है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। वो प्रेजेंट डे राजस्थान में है। और कालीबंगा में हमें देखने को मिला है कि दो क्रॉप, एक ही फील्ड में दो क्रॉप्स उगाए, जैसे टू क्रॉप्स वर कल्टीवेटेड, ठीक है, इन वन फील्ड, इन वन फील्ड दो क्रॉप्स कल्टीवेट हुए थे एक ही फील्ड में। ये हमें कहां से प्राप्त हुए साक्ष्य इसके? ये कालीबंगा, जो प्रेजेंट है राजस्थान में। कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, ठीक है। तो यहां पे ब्लैक बैंगल्स मिली, इसलिए इस साइट का नाम कालीबंगा रखा गया, ठीक है। और कौन कौन से क्रॉप्स उगाते थे ये लोग? तो ये लोग करते थे वीट, बार्ले, पैडी, डैट इज राइस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप आप देखना, वो था कॉटन। जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वर्ल्ड में समकालीन सिविलाइजेशन थी, मतलब जो भी साथ में टाइम पीरियड के हिसाब से चल रही थी, दैट इज मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वहां पे कहीं भी कॉटन के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट से कॉटन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले फर्स्ट ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉटन उगाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस एक चीज़ और इसमें आप देखना कि जो कॉटन का नाम था उस समय वो था सिंडन, ठीक है। जो ग्रीस वाले लोग थे ना, जो ग्रीक्स हुआ करते थे, वो कॉटन को सिंडन नाम से बुलाया करते थे। और ये हमें कैसे पता चला कि सिंडन नाम से बुलाते थे कॉटन को उस टाइम के लोग? ये हमें मिसोपोटामिया, दैट इज प्रेजेंट डे इराक, मिसोपोटामिया, दैट इज प्रेजेंट डे इराक में हमें स्क्रिप्ट मिली है, जो कि हम लोग डिसाइफर कर पाए हैं मेसोपोटामिया में। वहां से हमें पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग कॉटन की भी खेती करते थे, कॉटन भी कल्टीवेट करते थे, और उसे सिंडन नाम से बुलाते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, ठीक है। रिलीजन कल्चर की बात कर लेते हैं हम लोग। जो रिलीजन या कल्चर था, तो ये लोग टेम्पल्स यहाँ पे नहीं देखने को मिले हैं, ठीक है। कोई टेम्पल्स यहाँ पे नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सील्स में, ठीक है, सील्स में और कुछ हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनके माध्यम से हमें इन यहाँ के लोगों के रिलीजन और कल्चर के बारे में पता चलता है। जैसे हमें एक सील प्राप्त हुई है जिसमें हमें प्रोटोशिवा देखने को मिलते हैं, प्रोटोशिवा, ठीक है। प्रोटोशिवा में हम उस सील में देखते हैं
कि एक योगिक पोस्चर में, मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक डेटी है, चीफ डेटी, और उनके आसपास एनिमल्स बने हुए हैं, ठीक है। और उन एनिमल्स को, वो एनिमल्स जो हैं वो हैं बफलो, ठीक है, टाइगर, ठीक है, एलिफेंट, राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनोसोरस आपने सुना होगा, जो एक सींग का गेंडा होता है, ठीक है। बफलो, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस और डियर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो प्रोटोशिवा, जो चीफ डीटी है, उनके आसपास उस सील में पाए गए हैं, जिन्हें हम बेटर डियर के नाम से भी याद रख सकते हैं। कैसे याद होंगे? बेटर डियर। जो डियर हैं वो हमें इनके पैरों की तरफ देखने को मिलते हैं, और जो बाकी के एनिमल्स हैं, डैट इज बफलो, एलिफेंट, टाइगर, वन हॉर्न राइनोसरस, वो सब हमें, ठीक है, आसपास देखने को मिल जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सील है प्रोटोशिवा से रिलेटेड, जो हमें प्राप्त हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। फिर हमें क्या प्राप्त हुआ है? फिर हमें प्राप्त हुआ है एक मैत्री देवी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। इन्हें हम मदर अर्थ, मतलब गॉडेस अर्थ, मदर गॉडेस अर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। तो गॉडेस अर्थ की एक हमें मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि किस मटेरियल से बनी हुई है? टेराकोटा से, ठीक है। व्हाट इज टेराकोटा? टेराकोटा एक तरह की मिट्टी है, क्ले है, ठीक है। उसी का इन लोगों ने एक गॉडेस अर्थ की एक मूर्ति बनाई हुई है। और वो हमें कैसे पता चला कि वो गॉडेस अर्थ ही है? क्योंकि उनकी जो वूम है ना, वहां से एक प्लांट निकलता हुआ हमें पाया गया है। इस वजह से हमें पता चला कि वो गॉडेस अर्थ की एक मूर्ति है, जो कि टेराकोटा की बनी हुई है। तो क्या क्या हमें प्राप्त हुआ? एक तो प्रोटोशिवा की एक सील प्राप्त हुई है, वो आसपास वहाँ पे एनिमल्स मिले हैं, ठीक है। फिर हमें एक गॉडेस अर्थ की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि टेराकोटा की बनी हुई है। और कैसे पता चलता है कि वो गॉडेस अर्थ है? क्योंकि एक प्लांट वहाँ से, उनकी वूम से निकलता है, ठीक है। एक हमें सील प्राप्त हुई है, जो आपने एक एनिमल सुना होगा यूनिकॉर्न नाम से, ठीक है। एक एनिमल होता है यूनिकॉर्न नाम से। वो यूनिकॉर्न जो है वो एक रियल एनिमल नहीं होता है, ठीक है। वो एक सिंबल होता है, रिलीजियस सिंबल माना जाता है उस एनिमल को। आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदारो नाम से, ठीक है, जिसमें ऋतिक रोशन थे। तो उस मूवी में आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन को एक ड्रीम में एक एनिमल दिखाई देता है। वो एक हॉर्स की तरह होता है, बट उसका आगे एक हॉर्न होता है, ठीक है। तो हॉर्न होता है और हॉर्स की तरह दिखता है वो यूनिकॉर्न, और वो एक रिलीजियस सिंबल है, एक बहुत ही शुभ जानवर माना जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है। तो वो एक रियल जानवर नहीं है, वो एक इमेजिनरी जानवर है, बट वो सील पे वो यूनिकॉर्न का जो है हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब दो और चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, पर वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो रिलीजन या कल्चर से रिलेटेड नहीं है। तो गॉडेस अर्थ, जो मदर गॉडेस अर्थ हैं, उनकी टेराकोटा की जो है मूर्ति, वो प्रोटोशिवा की सील, और जो है यूनिकॉर्न एनिमल जो है एक सील पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। बरियल देख लेते हैं। बरियल मतलब गाड़ना। तो किस तरह की बरियल प्रैक्टिसेस ये लोग यूज़ करते थे? अर्ली हड़प्पन, मैंने आपको बताया एक था फेज, ठीक है। वहाँ पे यूज़ होता था पार्शियल बरियल, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ पार्शियल बरियल? पार्शियल बरियल में क्या होता है कि जो भी डेड बॉडी है, ठीक है, उसे खुले में रख दिया जाता है, ठीक है। ओपन में डेड बॉडी को रख दिया जाता है, ठीक है। और जो भी जानवर हैं, जो भी हैं, जैसे पक्षी हैं, वो उस डेड बॉडी को जो है खावा लेते हैं। और उसके बाद जो रिमेन्स बचते हैं ना, जैसे रिमेनिंग बोन्स होती हैं उस डेड बॉडी की, उसको ग्रेव में रख के बरी कर दिया जाता है, ठीक है। ये होता है पार्शियल बरियल, कि भाई डेड बॉडी को आप पूरी तरह बरी नहीं करोगे, उसको आप ओपन में रख दोगे, ठीक है। जो भी जानवर वगैरह होंगे उसको खा लेंगे, और उसके बाद जो बोन्स बचेंगे, उसकी रिमेनिंग बोन्स, उनको आप ग्रेव में डाल के गाड़ दोगे, ठीक है, बरी कर दोगे पिट में। ये होता है पार्शियल बरियल। लेकिन हड़प्पा, जो कि मैच्योर हड़प्पन पीरियड में जो हमें बरियल मिला, वो होता है कंप्लीट बरियल। कंप्लीट बरियल में क्या होता है कि डेड बॉडी को पूरा का पूरा ग्रेव में हम क्या बोलते हैं कि गाड़ देते हैं, ठीक है। उसे पिट में रखते हैं और उससे गड्ढा खोद के ग्रेव में
गाड़ दिया जाता है पूरे पूरे डेड बॉडी को। प्लस उसके साथ में कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, जो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि रिमेन्स जो भी उसके बच गए हैं, ठीक है, आसपास के, ताकि ऐसे वो मानते होंगे, कुछ उनकी प्रैक्टिस होगी कि भाई आफ्टर लाइफ में वो साथ ही जाएंगे उनके, जो कि क्या होते थे मोस्टली, जो होता था पॉटरी, पॉटरी जो होता था ग्रेव में, वो उनके साथ में गाड़ा दिया जाता था। जैसे एक डेड बॉडी है, ठीक है, उसके साथ में पॉटरी को रख दिया जाता है, और दोनों को और भी कुछ रिमेन्स जैसे वेपन्स हैं या कुछ हैं, उनको भी साथ में वो लोग गाड़ देते थे, और फिर वो एक पिट में, ग्रेव में उसको, ठीक है, रख दिया जाता था साथ में। पॉटरी यहाँ पे जो यूज़ होती थी, क्योंकि हम देख ही रहे हैं पॉटरीज, तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 तरह की पॉटरी यहाँ पे यूज़ होती थी। एक तो होता था ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ठीक है, क्या होता था, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी। दूसरी जो पॉटरी यूज़ होती थी यहाँ पे, वो होती थी रेड एंड ब्लैक वेयर, ठीक है, रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी। रेड और ब्लैक वेयर से मेरा मतलब है कि ज़्यादातर हिस्सा या तो रेड होता था और अंदर छोटा हिस्सा ब्लैक का होता था, या फिर ब्लैक पूरा मेजॉरिटी होता था और छोटा हिस्सा जो है माइनॉरिटी में वो रेड का होता था। एक और हमें पॉटरी यहाँ पे प्राप्त हुई है, डेट इज पॉलिश्ड ग्रे वेयर, जिसे हम PGW के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 3 तरह की पॉटरी यहाँ पे हमें प्राप्त हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ऑक्रे कलर्ड, रेड एंड ब्लैक वेयर और पॉलिश्ड ग्रे वेयर, ठीक है। तो बरियल के साथ में हमने पॉटरी भी यहाँ पे देख ली। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पार्शियल बरियल क्या है, जिसमें सिर्फ बोन्स दफनाई जाती थी, और कंप्लीट में पूरी डेड बॉडी प्लस जो भी साथ में ये वेपन्स या पॉटरी होती थी उनको साथ में दफनाया जाता था। कई कई जगह आपको डबल बरियल भी देखने को मिला है, जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ में, या हस्बैंड वाइफ होंगे जो भी होंगे, तो डबल बरियल भी देखने को मिला है, ठीक है, कई कई जगह। जैसे एक जगह लोथल, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, साइट है लोथल, वहां से डबल बरियल की प्रैक्टिस देखने को मिली है, ठीक है। तो 3 तरह के बरियल हो गए यहाँ पे। एक हो गया कॉफिन बरियल, जो कि कंप्लीट बरियल का पार्ट था। एक हो गया डबल बरियल, और एक होता था पिट बरियल। पिट बरियल में क्या होता था कि गड्ढा खोद के एक पिट होता है, ठीक है, उसमें गाड़ दिया जाता था। कॉफिन बरियल मैंने आपको बताई है, ताबूत जो होता है लकड़ी का, तो डेड बॉडी को उसमें रखा जाता था, उसके साथ में जो भी रिमेन्स होते थे, मतलब पॉटरी या वेपन्स वगैरह, वो रखे जाते थे, और उस लकड़ी के ताबूत को ज़मीन में गाड़ा जाता था। यहाँ पे पिट खोद के गाड़ा जाता था, यहाँ पे ताबूत में, लकड़ी के ताबूत में, मतलब कॉफिन में गाड़ा जाता था। डबल बरियल अगेन मैंने आपको बताया कि 2 लोगों को एक साथ यहाँ पे गाड़ा जाता था। तो ये बरियल प्रैक्टिसेस यहाँ पे यूज होती थी, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। पहली जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है हड़प्पा, ठीक है। फर्स्ट साइट थी ये जो डिस्कवर हुई थी, फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रखा गया। किसने डिस्कवर्ड की थी? दयाराम साहनी। कब? 1921 में। किस रिवर के बैंक्स पे थी? रिवर रावी, ठीक है। तो हड़प्पा फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड, ठीक है। किसने डिस्कवर करी? दयाराम साहनी, 1921। एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर, दैट इज स्टोन एज के लेक्चर में बताया था, कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस टाइम डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, उनके अंडर ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, दैट इज दयाराम साहनी। उन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज करी थी, ठीक है। ये एक कहानी ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ही बैठे हुए थे एक जगह, तो इन्होंने देखा कि कुछ लोग अंदर से, ठीक है, जंगल में अंदर से कुछ लोग ईंटें लेकर आ रहे थे, ईंटें लेकर आ रहे थे। तो उन्होंने नोटिस किया ये ईंटें कहाँ से, और जब उन्होंने देखा कि ईंटें कैसी थी, बहुत पुरानी ईंटें थी, बहुत पुरानी, तब उनको फिर लगा कि हाँ ये कुछ अलग चीज़ हो सकती है, और दयाराम साहनी ने फिर वो चीज़ डिस्कवर करी थी। फिर उन्होंने जॉन मार्शल को लिख के भेजा कि यहाँ पे हो सकता है एक बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि वो ईंट बहुत पुरानी थी, और वो जो ईंटें थी ना, ब्रिक्स थी ना, वो बर्न्ट थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान देना कि वो बर्न्ट ब्रिक्स थी जो वो लेकर आ रहा था, ठीक है। तो ये ऐसे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई, इस तरह से, ठीक है। रिवर रावी, रावी हम ज्योग्राफी में आगे देखेंगे कि इसका जो ओल्ड नेम है वो है पुरुषनी,
और कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से उद्गम स्थल, कहाँ से निकलती है ये, वो है रोहतांग पास। ठीक है, तो रावी का ओल्ड नेम है पुरुषनी और रोहतांग पास से निकलती है। इसी के बैंक्स में हमें हड़प्पा मिला है। और हड़प्पा कहाँ है प्रेजेंट डे, तो प्रेजेंट डे ये हमें प्राप्त हुआ है पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ, पंजाब पाकिस्तान प्रेजेंट डे वहाँ से मिला है। ठीक है, दयाराम साहनी इसके डिस्कवरर थे। ठीक है, 1921, और रावी रिवर के किनारे ये मिला है हमें। क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं, तो एक ग्रैनरी देखने को मिली है हमें यहाँ पे। ग्रैनरी क्या होती है, ग्रैनरी मतलब अन्नागार। ठीक है, जहाँ पे ये लोग अपना अन्न स्टोर करके रखते थे। और वो एक ही ग्रैनरी नहीं मिली है, 6 ग्रैनरीज इन अ रो। ठीक है, 6 इन अ रो, ऐसे ही 2 रो हैं, तो टोटल 12 हमें ग्रैनरीज मिली हैं। ठीक है, 12 ग्रैनरीज मिली हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है हड़प्पा से रिलेटेड कि हमें 6 ग्रैनरी इन अ रो मिली है यहां पे, और टोटल 12 ग्रैनरीज हैं। बाकी चीजें मैंने आपको इससे रिलेटेड बताई दी हैं। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है इसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। ठीक है, इसे माउंड ऑफ डेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत सारे कंकाल मिले थे। डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था R.D. बैनर्जी, डेट इज राखल दास बैनर्जी ने। कब डिस्कवर किया था, 1922 में। किस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है, इंडस रिवर। ठीक है, इसे इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, यहां पे मैंने आपको बता ही दिया है वो चीज। ठीक है, मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले पहले लार्जेस्ट साइट कंसिडर की जाती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ठीक है, इंडिया की नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, क्योंकि अभी ये प्रेजेंट है पाकिस्तान में सिंध प्रांत में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस वजह से इसे लार्जेस्ट साइट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बोला जाता था। लेकिन अब क्योंकि प्रेजेंट डे में इसे लार्जेस्ट नहीं माना जाता है, लार्जेस्ट साइट जो कंसिडर किया जाता है वो किया जाता है किसे, लार्जेस्ट साइट जो कंसिडर किया जाता है वो किया जाता है राकी गढ़ी को, जो कि प्रेजेंट डे हरियाणा में है। ठीक है, अब मोहनजोदारो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। मोहनजोदारो में आपको ग्रेट ग्रैनरी मिली। क्या मिली है, ग्रेट ग्रैनरी, विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार बहुत विशाल है। ये जो ग्रेट ग्रैनरी हमें मोहनजोदारो से देखने को मिली है ना, ये लार्जेस्ट बिल्डिंग है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग है पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ग्रेट ग्रैनरी। बहुत विशाल अन्नागार यहां पे देखने को मिला है। एक यहां पे देखने को मिला है ग्रेट बाथ, जो कि जिस हिसाब से ग्रेट बाथ बना हुआ है तो ऐसा पता लगता है उससे कि वो रिलीजियस पर्पस के लिए बाथ यूज किया जाता था। जैसे आज आप लोग नदियों में स्नान करने जाते हैं, जैसे कुंभ के मेले वगैरह में, तो इस तरह से ही वो रिलीजियस उसके लिए यूज होता था ग्रेट बाथ। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि वहां पे आसपास ना चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ग्रेट बाथ भी प्राप्त हुआ है जो कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज होता था। ग्रेट बाथ आपको देखने को मिलेगा मोहनजोदारो मूवी में, अगर आपको देखना है तो वहां पे बनाया गया है वो, अब देखना ध्यान से, आपको पता चल जाएगा। ग्रेट ग्रैनरी देखने को मिली, ग्रेट बाथ देखने को मिली। जो अभी मैंने प्रोटो शिवा की सील आपको बताई थी वो भी यहां से देखने को मिली है। प्रोटो शिवा की सील भी यहां से प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से। जो गॉडेस अर्थ की टेराकोटा की मूर्ति है वो भी यहां से देखने को मिली है। ठीक है, यहां पे 2 इंपॉर्टेंट चीज और देखने को मिली है। एक डांसिंग गर्ल है, उसका ब्रॉन्ज का स्टैचू देखने को मिला है। ठीक है, ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल का स्टैचू देखने को मिला है। ठीक है, जो कि ऐसा कहते हैं कि क्रुक्ड है 3 डायरेक्शन से। ठीक है, तो इसे हम त्रिभंग पोस्चर भी बोलते हैं, क्योंकि वो 3 जगह से क्रुक्ड है, टेढ़ा है। ठीक है, क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा है, त्रिभंग, और वो ब्रॉन्ज का है। ठीक है, ब्रॉन्ज का देखने को मिला है।
डांसिंग गर्ल की ये जो स्टैचू मिला है इसकी हाइट आ गई थी, पिछली बार एग्जाम में पूछ लिया था, तो इसकी हाइट आप लोग नोट करना 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मोहनजोदाड़ो से हमें देखने को मिली है, वो है स्टेटाइट का, जो मैंने आपको बताया सॉफ्ट स्टोन होता है, एक बियर्डेड मैन। ठीक है, बियर्डेड मैन जो कि प्रीस्ट थे, जो कि एक प्रीस्ट ऐसा लगता है उनके लुक से, जो कि एक प्रीस्ट थे, उनका स्टैचू भी देखने को मिला है। और उस स्टैचू की हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 16.5 सेंटीमीटर, दैट इज 6.9 इंच अगर आ जाए तो इंच में। ठीक है, तो ये जो प्रीस्ट हैं, जो बियर्डेड मैन हैं, इनको अगर आप देखेंगे, आपको पिक्चर मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ इनका अपर हाफ जो होता है बॉडी का वो है, इनके पैर नहीं है उसमें स्टैचू में। और इन्होंने जिस हिसाब का पहनावा पहना हुआ है और जिस हिसाब से लुक है पूरे स्टैचू का, वो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कोई प्रीस्टली क्लास या अपर क्लास के इंसान होंगे, इसलिए हमें प्रीस्ट किंग या इनको बियर्डेड मैन के नाम से जानते हैं। ये अभी पाकिस्तान में एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे इनको रखा गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें मोहनजोदाड़ो से देखने को मिली है। आई होप आपने ध्यान से सुना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें मोहनजोदाड़ो में इंपॉर्टेंट है जो हमें देखने को मिली हैं। नेक्स्ट साइट की बात करते हैं, राखी गढ़ी। ये लार्जेस्ट साइट है, ये प्रेजेंट डे हरियाणा में देखने को मिलेगी, प्रेजेंट डे हरियाणा। और हरियाणा, और ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। ठीक है, ये लार्जेस्ट साइट है राखी गढ़ी, काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर एरिया में फैली हुई है ये, और ये प्रेजेंट है हरियाणा में देखने को मिलेगी। यहाँ हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो राखी गढ़ी में हमें मिले हैं टेराकोटा के टॉयज। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं टेराकोटा के टॉयज। ठीक है, टॉयज यहाँ पे प्राप्त हुए हमें टेराकोटा के। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें राखी गढ़ी से देखने को मिली है, वो है यहाँ पे फील्ड्स, बहुत हमें एग्रीकल्चर फील्ड्स हमें पाई गई हैं। ठीक है, और राखी गढ़ी जो है वो सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा सा रूरल साइड में थी। ठीक है, ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी। और यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिला है? एक तो टेराकोटा के टॉयज, और टेराकोटा के टॉयज देखने को मिले, और हमें जो खेत हैं, मतलब ठीक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें, वो हमें देखने को मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, और याद रखना ये सबसे बड़ी साइट है, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज राखी गढ़ी, है ना, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। एक बनावली है, बनावली भी हमें हरियाणा में देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे हमें बीड्स होती हैं, बीड्स, बीड्स मतलब माला, माला करते हैं आप लोग। ठीक है, जो स्टोन्स होते हैं उसके बीच में धागा पिरोया जाता है, बहुत सारी स्टोन्स की बनी होती है, तो बनावली से बीड्स हमें देखने को मिली। प्लस यहाँ पे भी हमें बहुत सारे क्रॉप, जैसे हमें राखी गढ़ी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रॉप्स देखने को मिले, डैट इज़ वीट, बार्ले, है ना, राइस, मिलेट्स, दाल, ऐसे ही सेम हमें यहाँ पे भी देखने को मिली बनावली हरियाणा में। ठीक है, वीट, बार्ले, मिलेट्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आप ध्यान रखना कि भाई हरियाणा से जो भी साइट्स मिली हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रॉप्स पाए गए हैं, क्रॉप्स के साक्ष्य मिले। ठीक है, बीट्स वगैरह। यहाँ पे बरियल भी देखने को मिला है, जो कि पिट बरियल था बनावली से। ठीक है, पिट बरियल देखने को मिला है बनावली से, जो कि मैंने आपको भी ऊपर बता दिया है। अब बात करते हैं लोथल की। लोथल जो साइट है ना, वो हमें प्रेजेंट डे गुजरात में मिलती है। ठीक है, प्रेजेंट डे गुजरात में लोथल मिलती है, ये भोगावा रिवर के बैंक्स पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे मोहनजोदारो और जो हड़प्पा थी वो रिवर रावी और इंडस के बैंक्स पे थी, ऐसे ही जो लोथल है वो भोगावा रिवर के किनारे हमें देखने को मिला है। लोथल में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। यहाँ पे हमें डॉकयार्ड,
ठीक है, डॉकयार्ड मतलब पोर्ट, ठीक है, जो शिप्स वगैरह जहाँ रुकती है ना, वो देखने को मिला है यहाँ पे। तो लोथल में हमें डॉकयार्ड मतलब शिप्स वगैरह देखने को, शिप्स जहाँ रुकती हैं वो देखने को मिला है। इससे एक और चीज़ हमें पता चलती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को शिप्स के बारे में पता था, और कुछ ऐसी सील्स भी हमें मिली हैं हड़प्पा से ही नहीं, मेसोपोटामिया से भी, जहाँ पे शिप्स बनी हुई हैं उस पर। तो हमें इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोगों को शिप्स के बारे में जानकारी थी। ठीक है, तो लोथल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गुजरात में, प्रेजेंट डे गुजरात में है, भोगावा रिवर के किनारे। और यहाँ पे हमें डॉकयार्ड देखने को मिला है जहाँ पे शिप्स रुका करती थी। हम्म, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आप देखना है यहाँ पे लोथल में जो है डबल बरियल भी देखने को मिला है। ठीक है, लोथल में हमें डबल बरियल, मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले जब बरियल पढ़ा था हमने, कि भाई दो लोगों को एक साथ गाड़ा जाता था, तो डबल बरियल प्रैक्टिस भी लोथल में हमें देखने को मिली है। ठीक है, फिर बात करते हैं चनहुदड़ो की। चनहुदड़ो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में बताया था कि सिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक अपर टाउन लोअर टाउन। अपर था सिटाडेल दैट इज एक्रोपोलिस, और लोअर टाउन उसका कोई नाम नहीं था। चनहुदड़ो एक ऐसी सिटी थी दैट इज सिटी विदाउट सिटाडेल। ठीक है, यहां पे कोई सिटाडेल देखने को नहीं मिला है। ये इंपॉर्टेंट चीज है चनहुदड़ो से रिलेटेड। ठीक है, इसके डिस्कवरर कौन थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको डिस्कवर किया था गोपाल मजूमदार ने। ठीक है, गोपाल मजूमदार एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था चनहुदड़ो को। और ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आप सिटी विदाउट सिटाडेल, सी से सिटाडेल सीधे चनहुदड़ो करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये चनहुदड़ो के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो नेक्स्ट है वो हमें मिली धौलावीरा। धौलावीरा भी प्रेजेंट डे गुजरात में हमें देखने को मिलती है, जैसे लोथल मिलती है। ठीक है, धौलावीरा चनहुदड़ो से बहुत रिलेटेड है, तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि धौलावीरा एक ऐसी सिटी थी कि सिटी विथ थ्री पार्ट्स, मतलब मैंने आपको बताया टाउन प्लानिंग में दो पार्ट्स थे, एक सिटाडेल था, एक लोअर टाउन था, लेकिन धौलावीरा में हमें तीन पार्ट देखने को मिले हैं, दैट इज अपर, मिडिल और लोअर। ठीक है, तो सिटी विथ थ्री पार्ट्स हो गई, कौन सी हो गई, धौलावीरा। और सिटी विथ नो सिटाडेल हो गई चनहुदड़ो। और ये प्रेजेंट डे गुजरात में हमें देखने को मिली है धौलावीरा। धौलावीरा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली है, और क्वेश्चन भी इस पे बन चुका है, कि यहां पे एक जायंट वाटर रिजर्वायर देखने को मिला है। सबसे जायंट जो वाटर रिजर्वायर देखने को मिला है वो धौलावीरा में ही देखने को मिला है। सबसे जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी ग्रेट ग्रैंडरी, वो कहाँ देखने को मिली थी, वो मोहनजोदारो। और जो जायंट वाटर रिजर्वेयर है वो कहाँ देखने को मिला है, वो धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा क्यों इंपॉर्टेंट हुई कि एक तो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी ये सिटी, ठीक है, अपर मिडिल लोअर, और एक जायंट वाटर रिजर्वेयर देखने को मिला है, प्रेजेंट डे गुजरात में। भिराना की बात करते हैं, तो भिराना जो है वो ओल्डेस्ट साइट है। ठीक है, ओल्डेस्ट साइट हमें देखने को मिलती है भिराना, और यहाँ पे कई क्रॉप्स के साक्ष्य भी पाए गए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे लार्जेस्ट कौन सी हुई, तो लार्जेस्ट हुई राखी गढ़ी, हरियाणा। ठीक है, ओल्डेस्ट हुई भिराना, और जो सबसे एडवांस या जो अर्बन सिविलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ थी, वही मोहनजोदारो। ठीक है, तो भिराना आप लोग याद रखना है, ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। ठीक है, फिर आते हैं हम रोपड़ पे। रोपड़ हरियाणा में हमें देखने को मिलती है प्रेजेंट डे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें कॉफिन बरियल देखने को मिलता है, कॉफिन बरियल देखने को मिलता है यहाँ पे। बरियल प्रैक्टिसेस जो भी थी यहाँ इंपॉर्टेंट साक्ष्य उनके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सुरकोटड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हमें बोन ऑफ हॉर्स मिली है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोगों के बारे में आप लोग याद रखना कि इन लोगों को हॉर्स और काऊ, हॉर्स और काऊ के बारे, एक सेकेंड,
हाँ, तो सुरकोटरा से बोन ऑफ हॉर्स मिली है। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोगों के बारे में याद रखना कि ये लोग हॉर्स और काऊ के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। यहाँ से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। स्टोन एज वाले लोग हॉर्स के बारे में जानते थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन फिर भी सुरकोटरा से एक बोन ऑफ हॉर्स मिली है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, क्या पता आ गई होगी कहीं से, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि सुरकोटरा से हॉर्स की जो बोन है वो प्राप्त हुई है। शोरतुगई जो है ये अफगानिस्तान में देखने को मिली है। सबसे वेस्टर्न मोस्ट तो मैंने आपको बताई थी अभी सुतका गेंडोर, बट शोरतुगई जो अफगानिस्तान में थी, इसे एक पर्पस के लिए इन लोगों ने बनाया गया था। यहाँ पे ग्रेट कैनाल्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है, ग्रेट कैनाल्स, ठीक है, कैनाल्स यहाँ पे देखने को मिले। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप एक नोट करना। और मैं आपको बता रहा था कि इसे बनाया क्यों गया था, क्योंकि हड़प्पा वाले लोग क्या करते थे कि मेसोपोटामिया वाले लोगों से ट्रेड करते थे, ठीक है, ट्रेड करते थे। तो यहाँ पे क्या करते थे वो, शोरतुगई में क्या होता है ना कि स्टॉक में माल जो है वो वहाँ रखना पड़ता है ताकि दूसरी जगह भेजा जा सके। तो शोरतुगई में हड़प्पा वाले लोग अपना माल का स्टॉक रखते थे ताकि मेसोपोटामिया वाले लोगों के साथ ट्रेड किया जा सके। यहाँ पे जो ट्रेड होता था वो बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग होता था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेड होता था हड़प्पा और बाकी लोगों, बाकी सिविलाइजेशन के बीच में, वो बार्टर सिस्टम के तहत होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है कि जैसे करेंसी में ट्रेड नहीं करना, कि किसी के पास गेहूं है और किसी के पास चावल है, तो जिसके पास गेहूं है उसे चावल चाहिए और जिसके पास चावल है उसे गेहूं चाहिए, तो वो बार्टर सिस्टम में ट्रेड हो जाएगा बिना करेंसी के। तो वही सिस्टम चलता था, ठीक है। और शोरतुगई एक ऐसा इन्होंने बनाई थी साइट ताकि वहाँ पे ये अपना माल स्टॉक करके रख सकें। अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी प्रेजेंट डे, और यहाँ पे ग्रेट कैनाल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि मेसोपोटामिया डेट इज प्रेजेंट है इराक, वहाँ के लोगों के साथ ये ट्रेड करते थे हड़प्पा वाले लोग। और कैसा ट्रेड करते थे? बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड करते थे। एक इंपॉर्टेंट साइट और यहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट इज कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा नाम क्यों रखा है इस साइट का, और ये कहाँ में है? तो कालीबंगा जो है, इसका नाम कालीबंगा इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स मिले हैं, ठीक है, काली चूड़ियाँ मिली हैं, इसलिए इसका नाम जो है कालीबंगा रखा गया है, ठीक है। कालीबंगा में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखना कि यहाँ पे जो है एक प्लॉड फील्ड प्राप्त हुई है, ठीक है, मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। बर्न्ट ब्रिक्स यहाँ से देखने को मिली हैं हमें, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ये लोग बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करते थे, ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिला है। और जो कालीबंगा है वो किस रिवर के किनारे पर है? बैंक्स पे है। तो कालीबंगा जो है हमें घग्गर रिवर पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो कालीबंगा ये प्रेजेंट है राजस्थान है, वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लैक बेंगल्स यहाँ मिली हैं इसलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया है, ठीक है। घग्गर रिवर के किनारे पे है, ये बैंक्स पे है, ठीक है। प्लॉट फील्ड यहाँ से मिली है, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बरियल्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है, बरियल्स भी देखने को मिले हैं और बर्न्ट ब्रिक्स भी देखने को मिली हैं। एक चीज़ आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो बर्न्ट ब्रिक्स हैं, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स हैं, जैसे आज के टाइम पे तो हम लोग जब घर बनाते हैं तो ब्रिक्स को हम सीमेंट से लगाते हैं बीच में ताकि वो आपस में चिपक जाती हैं और अटैच हो जाती हैं और बन जाती है, दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन उस समय के लोग बर्न्ट ब्रिक्स को आपस में चिपकाने के लिए जिप्सम एक मटेरियल था, जिप्सम, उसे यूज़ करते थे, ठीक है। तो टू मतलब किसके लिए? कि बर्न्ट ब्रिक्स को जोड़ने के लिए जिप्सम यूज किया जाता था। तो कालीबंगा भी एक इंपॉर्टेंट साइट है जो कि प्रेजेंट है राजस्थान में है, ठीक है। अब मैं आपको एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जो हड़प्पा वाले थे वो मेसोपोटामिया दैट इज प्रेजेंट डे इराक वाले लोगों के साथ ट्रेड करते थे, ठीक है। बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड होता था,
करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती थी। अब ये हमें पता कैसे चला कि ये लोग ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया वालों के साथ। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमें जो स्क्रिप्ट प्राप्त हुई है हम उसे डिसिफर करने में कामयाब हुए हैं, और वहाँ ये लिखा हुआ है कि जो ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया वालों के साथ उनको मेलुआ बोला गया है, ठीक है। और ये मेलुआ और कोई नहीं, हड़प्पा वाले लोग ही थे, ठीक है। तो मेलुआ जो है इनके साथ ट्रेड करते थे। प्लस जो मैंने आपको भी बताया कि जो हड़प्पा वाले यहाँ सामान बेचते थे, ठीक है, मेसोपोटामिया में, उस सामान में सील्स लगी होती थी और उन सील्स में शिप्स होती थी, ठीक है, और वो सील्स होती थी स्टेटाइट की। तो उन सील से भी हमें पता चलता है कि हड़प्पा दैट इज मेलुआ जो लोग थे वो मेसोपोटामिया वालों के साथ ट्रेड किया करते थे, ठीक है। दिलमुन और मगान ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मेसोपोटामिया की जो वहाँ पे मिली हैं, ये भी आप ध्यान रखना। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके जो समकालीन सिविलाइजेशन थी वो मेसोपोटामिया तो थी ही, उसके अलावा एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इजिप्शियन, जिसके साथ ये लोग ट्रेड किया करते थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो आई होप आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, चालकोलिथिक एज से रिलेटेड ये सब चीज़ें जो मैंने पढ़ाई हैं वो समझ में आई हैं आसानी से, ठीक है। कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, उस टाइम जब चालकोलिथिक एज की हमने याद करी थी, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो जो मैंने आपको बताई हैं वो बहुत स्ट्रेट हैं, अगर आप इनको एक दो बार ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कुछ ट्रिक्स में अपन देख लेते हैं। जैसे ये मांडा कश्मीर है, ठीक है, तो इतना हार्ड नाम नहीं है, आप याद कर सकते हैं। दैमाबाद की मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि दाइमा से याद कर सकते हैं, जो पहले की नर्सेज हुआ करती थी उनको दाइमा बोलते थे, ठीक है। सुत का गेंडोर, आप गेंडा जो होता है, ठीक है, गेंडा, उसे याद कर सकते हैं कि सुत का गेंडोर, कि भाई गेंडे ने किसी को सींग मारे तो सुत गया वो आदमी, ठीक है, सो गया या सुत गया, तो सुत का गेंडोर। आलमगीरपुर कोई हार्ड नाम नहीं है याद करने के लिए, ठीक है। टाउन प्लानिंग में मैंने आपको बताया था कि सिटाडेल एक होता था, ठीक है। तो सिटाडेल आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो, एक सीरीज आई थी बहुत पॉपुलर, वहाँ भी वो सिटाडेल देखने को मिला था, ठीक है, तो वहाँ से याद हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से सिटाडेल या एक्रोपोलिस, ठीक है, तो शू पॉलिश कोई कराने जाता है, ठीक है, तो वहाँ से याद कर सकते हैं कि भाई पॉलिस तो एक्रोपोलिस के नाम से याद हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स आपको पता ही है कि वीट, बारले, वो सब, ठीक है। ये नाम बहुत ही कॉमन है। कॉटन जो था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको सिंडन बोला जाता था, ठीक है, सिंडन। तो कोई जगह है जैसे हिंडोन एक जगह है, तो वहाँ से हिंडोन से सिंडोन नाम याद हो गया। तो इस तरीके से आप क्या रिलेट करके इसको आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें हार्ड चीज़ नहीं है ना। फिर हड़प्पा जो मैंने साइट्स थी उनसे रिलेटेड मैंने आपको चीज़ें बता दी, उनके डिस्कवरर्स बता दिए, ठीक है। और बाकी आप एक बार अच्छे से लेक्चर देखेंगे तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। इससे ये भी आप इतना पढ़ लेंगे तो बहुत इनफ होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, और याद आपको हो ही जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, कुछ फैक्ट्स थे, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये लेक्चर देख के, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, प्लस कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर आप पूछिएगा। और लाइक और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें वीडियो को जितना हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।